बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी। हमारा आज का लेक्चर है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की कॉजेस क्या है। तो चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी और अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर जब आम प्राइस लेवल अशिया का या खिदमात का बढ़ जाता है परसिस्टेंटली एक इकोनॉमी में या कंट्री में, हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का। वैसे तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बहुत सारी कॉजेज हैं, बट आई विल डिस्कस विद यू सम वेरी हॉट एंड इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन राइट नाउ। फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। देखो, जब किसी भी इकोनॉमी में लूज मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है, आई मीन करेंसी नोट्स को ज्यादा छाप दिया जाता है या दीगर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की सर्कुलेशन को बढ़ा दिया जाता है, तो मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लोग एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करते हैं और एग्रीगेट डिमांड के दबाव की वजह से कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं अशिया और खिदमात की। सेकेंड कॉज, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि फिशर ने रिप्रेजेंट की। अब फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिप्रेजेंट की थी जिसमें उसने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इकोनॉमी के अंदर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ा दिया जाए, मतलब रुपए पैसे की और मनी की सर्कुलेशन अगर इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो पाकिस्तान में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा है, इस वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है। थर्ड रीजन इज मोर इन्वेस्टमेंट्स। देखो, जब किसी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वेल्थ की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, स्टॉक ऑफ वेल्थ बढ़ जाता है और स्टॉक ऑफ वेल्थ के साथ आपकी जो मनी है वो एक्सपैंड होती है और स्टॉक ऑफ वेल्थ और मनी के एक्सपैंड होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड ओन सेल्फ इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। फोर्थ रीजन इज नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। देखो, किसी भी इकोनॉमी में ऐसे एक्सपेंडिचर किए जाएं जिससे कोई फर्दर मतलब बेनिफिट ना हो या फर्दर कोई इनकम जनरेट ना हो, बल्कि वो एक्सपेंडिचर जहां पे कर दिए जाएं बस वहां पे हो जाए, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बट फॉर सिंप्लिसिटी आई वांट टू शेयर यू सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ लैविश प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देती है, मतलब लंबे लंबे मोटरवेज, 6 लेन मोटरवेज, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ऑरेंज लाइन ट्रेन्स, तो ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है क्योंकि हमें फ्लाईओवर्स ने या ऑरेंज ट्रेन्स ने कोई बच्चे नहीं देने होते हैं, ना कोई इनकम हमें उससे मिलनी होती है। इस तरह अगर आप लेविश मोटरवेज और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स को अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो भी किसी हद तक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं, साथ वो ज्यादा अनप्रोडक्टिव भी हो जाते हैं क्योंकि जहां पे आपने एम्प्लॉयमेंट देनी होती है या दीगर आपने अपनी जरूरियात को, नेसेसिटीज को पूरा करना होता है, आप लेविश प्रोजेक्ट्स के ऊपर कट करके खर्च कर रहे होते हैं। लार्ज कैबिनेट्स भी नॉन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स की एक एग्जांपल है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स जब बनती हैं तो उसमें वजीर, मुशीर, उसमें मिनिस्टर्स, उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। या हम डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो डेफिनेटली डिफेंस के ऊपर जितना भी एक्सपेंस है वो अनप्रोडक्टिव। वीआईपी प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। या इसके अलावा आपकी सोसाइटी के अंदर अगर ट्रेडिशंस के ऊपर खर्च किया जाए, मैरिज सेरेमनीज के ऊपर और बर्थडे पार्टीज के ऊपर या दीगर जो पार्टीज होती हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। सो इस वजह से भी इन्फ्लेशन इनवाइट होता है पाकिस्तान में स्पेशली। फिफ्थ इज करप्शन एंड ब्लैक मनी। देखो, करप्शन एंड ब्लैक मनी पूरी दुनिया के लिए नासूर है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान को तो इसने करप्शन और ब्लैक मनी ने बहुत ही अफेक्ट किया। लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं और मनी को ब्लैक करते हैं और अपने रिसोर्सिस को और रुपए पैसे को
वो बाहर मूव कर लेते हैं, बाहर के कंट्रीज ले जाते हैं। जब करप्शन और ब्लैक मनी होती तो इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि बाहर के कंट्रीज में वहां पे प्रॉपर्टीज परचेज कर लेते हैं, वहां पे हेवन फील्ड परचेज कर लेते हैं, वहां पे दुबई के अंदर फ्लैट्स परचेज कर लेते हैं, मलेशिया, मतलब बाहर वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा होती हैं। जब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन विल बी इनवाइटेड। सिक्स्थ रीजन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले तो मैं आपको बताऊं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है। जब गवर्नमेंट ईयरली या 5 ईयरली कुछ एक्सपेंडिचर्स को प्लान कर लेती है कि उसने वो एक्सपेंडिचर्स करने हैं, लेकिन उसके खजाने में रुपया पैसा नहीं होता, तो उसका जो बजट है वो डेफिसिट कहलाता है। यानी टैक्स कलेक्शन के पैसे कम होते हैं बट उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज्यादा प्लान किए होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग करवाती है। लोकल बैंक से करवाए, इंटरनेशनल बैंक से करवाए, G20 से करवाए, IMF से करवाए, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सिंपल ये बनता है कि आपकी इकोनॉमी में जो कैपेसिटी नहीं है, तो आर्टिफिशियली आप मनी को अरेंज करके, रुपए पैसे को अरेंज करके आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं। उससे जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट इज फॉरेन रिमिटेंसेस। फॉरेन रिमिटेंसेस, द इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब बाहर के कंट्री से हमें इनकम्स आती हैं, फॉरेन रिमिटेंसेस आती हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर रुपए पैसे की रेल पेल होती है, पैसे की सर्कुलेशन बढ़ती है। लोग ज्यादा इनकम की वजह से मार्केट्स का रुख करते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। द नेक्स्ट रीजन इज पॉपुलेशन बम। पॉपुलेशन बम मीन ओवर पॉपुलेशन का ज्यादा होना। देखिए, हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन इवन पाकिस्तान के अंदर 2.1 ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एडवांस नेशन विच इज 0.99% और 1% ओवर देयर लाइक US, जापान और अदर एडवांस नेशंस। तो वहां पे इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन कम है, और कंपैरेटिवली हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और बड़े हाई रेट से बढ़ रही है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है या हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो नहीं बढ़ रही। जब रिसोर्सेज स्टेगनेंट हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। कैपेसिटी कम होती प्रोडक्शन की, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है, शॉर्टेज क्रिएट होती है और इन्फ्लेशन आ जाता है। आफ्टर पॉपुलेशन बम, स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बेसिकली पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है जिसकी कोई 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, लेकिन एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद हमारी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या तरक्की होनी चाहिए वो उतनी ज़्यादा नहीं है। शायद हम कोई जदीद जो तरीक़ाकार हैं प्रोडक्शन के, मतलब लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं करते, या मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते, या क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट है या तरक्की है वो बहुत लो है, और प्रोडक्शन भी लो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ों की शॉर्टेज होती है, यानी प्रोडक्टिविटी की शॉर्टेज होती है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से, और उसके अलावा सप्लाई लो होती है, और लो सप्लाई का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन आएगा। आफ्टर दैट, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्लगिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, एक तो हमें विरसे में इंडस्ट्री स्लगिश मिली और ब्रोकन इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिले आफ्टर सेपरेशन, लेकिन इसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ और उसकी जो तरक्की है वो बड़ी मायूस कुन रही है। हमेशा के लिए हम उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे। दुनिया में अगर किसी भी एडवांस्ड नेशन को देखा जाए तो उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री से तरक्की की है, वो चाइना हो, वो ताइवान हो, वो कनाडा हो, वो US हो, वो जापान हो, वो इंडस्ट्रीज की वजह से उन्होंने प्रोग्रेस किया। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी जान ही नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को या अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ज़्यादा कर सकें, जिसकी वजह से हम क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। हम शायद बैकवर्ड टेक्निक सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादातर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, लेस प्रोडक्शन हमारे यहाँ होती है, और लेस प्रोडक्शन की वजह से फिर इन्फ्लेशन इनवाइट होता है।
नेक्स्ट रीजन है इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज। देखो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब वेजेस, लेबर की वेजेस और सैलरीज परमानेंट स्टाफ की बढ़ती हैं तो उसके दो तरह के इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट्स होते हैं। पहला इंपैक्ट तो उसी इंडस्ट्री पे होता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीज़ों की बढ़ जाती, क्योंकि लेबर ने वेजेस बढ़ा दी और स्टाफ ने सैलरीज बढ़ा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि चीज़ महंगी प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी प्राइस भी उसी लिहाज से होगी, तो इन्फ्लेशन आएगा, कीमतें बढ़ेगी। इसी तरह दूसरा इंपैक्ट ये होता है कि जब लेबर और परमानेंट स्टाफ की इनकम और सैलरीज बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर वो जाते हैं, परचेजिंग ज़्यादा करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन आएगा, कीमतें बढ़ेंगी। द नेक्स्ट रीजन इज इंपोर्ट प्राइसेस। जो चीज़ें, देखो कोई भी मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसे किसी न किसी हवाले से दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट करना पड़ती हैं, वहाँ से दीगर यूटेंसिल्स मतलब उसको या मतलब मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना पड़ती है। तो जब आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही महंगी होंगी या आपके रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे तो आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव प्रोड्यूस होंगी, तो इंपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। नेक्स्ट इज डिवैल्यूएशन इन करेंसी। देखो अगर हमारे लोकल रुपी की वैल्यू डॉलर के बदले में या इंटरनेशनल करेंसी के बदले में कम हो जाए तो डेफिनेटली जब हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, डॉलर अगर महंगा होगा तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी। ठीक है, एक्सपेंसिव वैल्यू एडेड्स को इस्तेमाल करके, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा एक्सपेंसिव चीज़ों की वजह से सप्लाई भी कम होती है और सप्लाई शॉक की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। एंड लास्ट वन रीज़न इज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो जब गवर्नमेंट मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है, टैक्स ज़्यादा इम्पोज करती है, तो इन्वेस्टर दो तरह के काम करता है। एक काम तो वो ये करता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से बचने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन को लो कर देता है, कम प्रोडक्शन कर देता है। दूसरा वो क्या करता है, अपने कैपिटल को शफल कर लेता है फॉरेन कंट्रीज में बाहर, जहाँ पे टैक्स रेट्स कम होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस ना होने के बराबर होते हैं, वो ऑफशोर कंपनीज बना लेते हैं। अब जब प्रोडक्शन लो होती है और कैपिटल ही नहीं होता, इंडस्ट्री आपकी शफल कर जाती है, तो प्रोडक्शन लो होती है, शॉर्टेज होती है और लो प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट causes of inflation, especially in Pakistan, and I think so you understand about the reasons behind the inflation and high rate of inflation in Pakistan, which is 12.5% right now. If you have further question regarding inflation or any other thing, you can comment in the comment section of this video. Inshallah we will answer you. नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।